राजकुमारी कार्विका आंखों में धधकती ज्वाला, चेहरे पर सूर्य के समान तेज, अदम्य साहस की धनी, शौर्यवान, निडर, निर्भीक और साहसी जैसे विशिष्ट गुण उनमें बचपन से ही थे। भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कई ऐसी वीरांगनाओं को नाम आते हैं जिन्होंने देश के आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। इतिहास में जब भी वीरांगनाओं की बात होती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ अहिल्याबाई होळकर, पार्वतीबाई पेशवे, राधिकाबाई पेशवे, धौला गुर्जरी और ऐसे ही अनगिनत वीरांगनाओं के नाम आ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो राजकुमारी कार्विका के बारे में जानते हैं। सिर्फ राजकुमारी कार्विका ही नहीं, ऐसे कई वीरांगना हुई है जिनको इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है। सिकंदर को महान कहा जाता है, लेकिन राजकुमारी कार्विका और सिकंदर के बीच हुए 3 युद्ध हुए थे। राजकुमारी कार्विका और सिकंदर लड़ाई का जिक्र करने से पहले हम राजकुमारी कार्विका की सीखी हुई युद्ध प्रणालियों और कलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले धनुष और बाण के द्वारा युद्ध करना। दूसरे भाला फेंकना और भाले पर बारूद लगाकर युद्ध करने की प्रणाली। तीसरा आंखों पर पट्टी बांधकर दोनों हाथों में तलवार और अस्त्र लेकर युद्ध करना। चौथा हवा की रफ्तार से तलवारबाजी करना। पांचवा बिना हथियार के युद्ध करना, जैसे कराटे, मार्शल आर्ट इत्यादि। भारतवर्ष में जन्म लेने ही अपने आप में एक गौरव की बात है। इस देवभूमि पर जन्म लेने वाले लोग कई असीम योग्यताओं के साथ जन्म लेते हैं। जब कोई राजकुमारी इतनी युद्ध विद्याओं से निपुण हो, भला उनसे कौन टक्कर ले सकता है। बचपन से ही प्रजा और राजकुमारी कार्विका का आपस में घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे। प्रजा बहुत खुश थी कि उनको कार्विका जैसी महान शासिका मिल गई थी, जो बहुत ही निर्भीक और साहसी थी, संपूर्ण विश्व पर जीत और शासन का सपना देख रही। सिकंदर का सामना जब इस वीरांगना से हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 325वीं सदी में पूर्व की बात है। अपनी कारवां को आगे बढ़ाते हुए सिकंदर पंजाब प्रांत के कट गणराज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। शांति से चल रहे राजकार्य में यह पहली बाधा थी। अगर राजकुमारी कार्विका की सेना के बारे में बात की जाए तो महज 8,500 सैनिक थे। राजकुमारी कार्विका की सेना में सभी वीरांगनाएं थीं, जिनमें से मुख्य नाम मृदुला, सौरायमिनी और गरिन्या एवं जया का भी नाम आता है। राजकुमारी कार्विका बहुत ही सतर्क थी। जैसे ही सिकंदर के द्वारा किए जाने वाले हमले का राजकुमारी को आभास हुआ, उसने युद्ध की तैयारी कर ली और संपूर्ण सेना को एकत्रित कर युद्ध प्रणाली समझाकर आगे बढ़ी। राजकुमारी कार्विका के सेना का नाम चंडी सेना था। राजकुमारी कार्विका का वैसे इतिहास में ज़्यादा उल्लेख तो नहीं मिलता, मगर प्राप्त माहिती के आधार पर चंडी सेना में 1,500 घोड़सवार वीरांगना, पारंपरिक हथियारों वाली 350 वीरांगनाएं, पैदल हाथों में तीर, कमान और ढाल लेकर चलने वाली वीरांगनाओं की संख्या भी लगभग 3,500 के करीब थी। राजकुमारी कार्विका की सेना में युद्ध में भाग लेने वाली वीरांगनाओं की संख्या 8,500 थी, जबकि सहयोगी दलों को भी साथ मिलाकर देखा जाए तो यह संख्या लगभग 12,000 थी। केवल भारतवर्ष ही नहीं, यद्यपि संपूर्ण विश्व के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इस तरह के राजकुमारी और सैन्य बल का इतिहास कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चंडी सेना में सभी वीरांगनाएं थी। जब दुनिया भर में सिकंदर का डंका बजा हुआ था, तब राजकुमारी कार्विका बड़े ही धैर्य के साथ सूझबूझ का परिचय देते हुए शांत चित्त से सोच विचार कर अपनी कुशल एवं अचूक राजनीति के तहत एक बहुत ही रहस्यमय चक्रव्यूह तैयार किया, जिससे सिकंदर को पराजित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर सोच रहा था कि राजकुमारी कार्विका को युद्ध में पराजित करना उसके बाएं हाथ का खेल है। राजकुमारी कार्विका ने युद्ध नीति के तहत योजना बनाई कि सिकंदर स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए उसकी सेना को जहाँ से भी मजबूती मिले उस स्थान से सैनिकों को बाहर की तरफ लेकर आना है, ताकि उनकी शक्ति कम पड़ जाए और इसी का फायदा उठाकर शत्रु दल पर पूरी
शक्ति के साथ प्रहार किया जा सके और पराजित किया जा सके। इस युद्ध नीति को धरातल पर उतारते हुए राजकुमारी कारविका ने सिकंदर की सेना जहां पर एकजुट दिखाई दे रही थी, वहां पर अचानक से 300-400 सैनिकों ने बाणों की बौछार कर दी। इससे पहले कि सिकंदर की सेना कुछ समझ पाती, उन्हें बहुत बड़ी हानि हो चुकी थी। कहते हैं कि इस युद्ध नीति को राजकुमारी कारविका के बाद भी चीन में भरपूर व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ। इसकी खबर सिकंदर के सेनापति ने जब सिकंदर तक पहुंचाई तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और सेना को आदेश दिया कि पूरे दलबल के साथ पंजाब प्रांत पर आक्रमण कर दिया जाए। लगभग 35,000 सशस्त्र सैनिक बलों के साथ सिकंदर की सेना युद्ध मैदान में पहुंच रही थी। इस बार फिर राजकुमारी कारविका ने अपने बुद्धिबल का परिचय देते हुए महज 1,000 वीरांगनाओं के टुकड़े युद्ध मैदान में भेजे और उन्हें आदेश दिया कि रास्ते में जितने भी छोटे बड़े पर्वत और घाटियाँ मौजूद है, वहाँ पर आप छुप कर बैठ जाइए। महज 1,000 सैनिकों की टुकड़ी ने एक साथ एक स्वर में जो आवाज़ निकली, उससे सिकंदर की सेना में यह भ्रम पैदा हो गया कि कट गणराज्य का सैन्य बल संख्या में बहुत अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिकंदर की पूरी सेना तेजी के साथ आगे बढ़ गई और उस स्थान से काफ़ी दूर जा चुकी थी जहाँ पर सिकंदर के अन्य सैनिक थे। इस तरह से युद्ध कौशल और शानदार रणनीति के दम पर अपने बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए राजकुमारी कारविका ने सिकंदर को भी पराजित कर दिया। जब सेनापति के माध्यम से युद्ध में हुए इस हाल के बारे में सिकंदर को ज्ञात हुआ तो वह बौखला गया और उसने बर्बर युद्ध पद्धति का सहारा लेने का मानस बनाया। लगभग 40,000 सिकंदर के सैनिक युद्ध मैदान में गए, लेकिन फिर वही इतिहास दोहराया गया और लगभग 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक सिकंदर स्वयं युद्ध मैदान में नहीं आया था, लेकिन जिस बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और रणनीति के दम पर राजकुमारी कारविका ने लड़ाई लड़ी, इसे देखते हुए सिकंदर स्वयं युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो गया। 80,000 सैनिकों के साथ सिकंदर युद्ध मैदान में निकला और मोर्चा स्वयं ने संभाला। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ बल के दम पर युद्ध मैदान में जीत हासिल नहीं की जा सकती है। युद्ध जीतने के लिए बुद्धिबल का इस्तेमाल करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और युद्ध प्रणाली जिसमें कम सेना होने के बाद भी दुश्मनों को यह भ्रम रहता है कि बहुत अधिक मात्रा में सैनिक तैनात किए हुए हैं। इस युद्ध नीति के तहत राजकुमारी कारविका ने सिकंदर को भनक तक नहीं लगने दी कि उनकी सैनिक संख्या बहुत कम है। संभाल कर युद्ध लड़ रही सिकंदर की सेना को यह भ्रम था कि राजकुमारी कारविका की विशाल सेना कहीं चारों तरफ से उनको घेर न ले। इस समय राजकुमारी कारविका और सिकंदर का भी आमना सामना हुआ था। दोनों हाथों में तलवार लिए बिजली के रफ्तार से तेज चमक वाली राजकुमारी दोनों हाथों से दुश्मनों पर जानलेवा हमला कर रही थी। उनकी तलवार के बीच में आने वाला चाहे सैनिक हो चाहे अश्व, सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। जब वो सिकंदर के पास पहुंची तो सिकंदर के एक हाथ पर उसकी तलवार जा लगी। बहुत खून बहने लगा। कहते हैं कि सिकंदर के सीने पर भी निशान हो गए थे और उसके आंतें कट गई। सिकंदर के पास बचने का एकमात्र उपाय था युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाना। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए सिकंदर ने किया भी ऐसा ही। वह सिंध से भी दूर तक अपनी बची हुई सेना के साथ भाग निकला। 2 लाख की विशाल सेना के साथ भारत आए सिकंदर के पास महज 40,000 सैनिक बचे। इस ऐतिहासिक युद्ध में राजकुमारी कारविका की सेना से 2,800 वीरांगनाएं भारत मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुई थी। साथ ही सिकंदर की सेना के कुछ सेनापति राजकुमारी कारविका की गिरफ्त में आ चुके थे, जिन्हें दंड देते हुए जुर्माना वसूल और सिकंदर ने कट गणराज्य पर भविष्य में कभी भी हमला नहीं करने का आश्वासन दिया था। भारत में ऐसा ही हजारों वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अति बलशाली योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया है।
धन्यवाद।